गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया। पीछे कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा थी। एक केस हाईलाइट हुआ था जिसमें कि एक ऑफिसर जो आर्मी का था वो शहीद हो गया। तो उसकी वाइफ सारे बेनिफिट्स लेकर घर से चली गई और उसके माता पिता डिमांड कर रहे थे कि इसमें से हमें भी कुछ मिलना चाहिए था। ऐसे ही एक केस में कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है और कहा है कि अगर कोई बहू या कोई बीवी जो है कंपैशनेट ग्राउंड्स पे नौकरी पाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, सो शील हैव टू मेंटेन द विडो मदर इन लॉ ऑल्सो। तो आज इस पे बात करते हैं, उसके बाद कुछ सवाल जो हैं आए हैं वो भी लेंगे। तो जो कल जजमेंट है ये बार एंड बेंच में रिपोर्टेड था। इसके अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला किया कि पति की मृत्यु के बाद जो कंपैशनेट ग्राउंड्स पर अगर नौकरी मिलती है तो उसमें मदर इन लॉ को बहू को मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो विडो थी वो 80,000 रुपये कमा रही थी और उसको 10,000 रुपीज़ यानी 10,000 रुपये पर मंथ अपनी मदर इन लॉ को देने का आदेश दिया गया है। फैक्ट्स जो हैं इस केस के वो कुछ ऐसे हैं कि जो अपेलेंट यानी कि विडो जो गई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसकी नौकरी लगी थी 2002 में। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसका हस्बैंड पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री में काम करता था। उसकी डेथ के बाद उसे जूनियर क्लर्क के रूप में 2005 में वहीं पे कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जॉब दी गई थी। और एक कोई एफिडेविट शायद देना होता है कि शी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, या उस तरह का कुछ एफिडेविट देना होता है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। शायद ऐसा कोई एफिडेविट दिया गया था कि वह सारे परिवार का भरण पोषण करेगी और अपने आश्रितों का ख्याल रखेगी, जो भी उसके ऊपर आश्रित हैं उन सबका ख्याल रखेगी। उसके बाद जो फैक्ट्स सामने आए कि उस महिला ने अपनी बूढ़ी और बीमार सास को छोड़ दिया और अलग रहने लगी। मेरी बहू मेरे बेटे की डेथ के बाद कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी में लगी है और मेरे पास कोई और आय का साधन नहीं है और मुझे गुजारा भत्ता दिलाया जाए, मुझे मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए। 2024 मार्च में आदेश आया और जिसमें ये कहा गया कि वह लड़की 80,000 रुपये महीना अब कमा रही है और उसे अपनी सास को 10,000 रुपये महीना मेंटेनेंस देना चाहिए। अपेलेंट ने इसी ऑर्डर को चैलेंज किया और उसके बेसिकली 3 मेन उसके कंटेंशंस थी। पहली कंटेंशन ये थी कि उसकी सास जो है, जो विडो है, जो उसकी मदर इन लॉ है, उसके 4 बच्चे हैं, तो इसलिए सिर्फ वो जो अपेलेंट है उसके ऊपर आश्रित नहीं है। दूसरा था कि आफ्टर 20 ईयर्स शी हैज अप्रोच द कोर्ट। और तीसरा था सीआरपीसी 125 जो कि अब बीएनएस 144 बन गई है, उसमें सास को बहू पर आश्रित नहीं माना जा सकता, यानी डिपेंडेंट नहीं माना जा सकता कि सास उसके अंदर डिपेंडेंट है। और जो मदर इन लॉ की तरफ से जो अपील जो रिस्पॉन्स दिया गया उसमें भी 3 मेजर आर्गुमेंट थे। एक था कि क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जो है, यानी जो विडो है, जो उसकी डॉटर इन लॉ है, उसको ही जॉब दी गई थी और उसने कुछ एफिडेविट दिया था या कुछ कहा था कि मैं अपने परिवारों का ख्याल रखूंगी, अपने पूरे जो भी मेरे आश्रित हैं उन सब का ख्याल रखूंगी। ये उसने बीड़ा उठाया था। नंबर 2 कि 125 की जो डेफिनेशन है उसमें जो डिपेंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, उसकी डेफिनेशन को इनलार्ज किया जाए व्हेन द हस्बैंड इज नॉट देयर एंड मोर सो व्हेन द डॉटर इन लॉ हैज गेन्ड बेनिफिट, यानी कि जब बहू को उसके बेनिफिट्स मिले हैं तो उसकी डेफिनेशन को इनलार्ज किया जाए। तीसरा जो उसका कंटेंशन था कि उसमें उसका जो एक बेटा था, दूसरा जो है वो एक रिक्शा पुलर था, सिर्फ रिक्शा चलाता था और उसका कोई एक बीमार बच्चा है। इसके अलावा उसकी जो बेटियां थी उसकी शादी हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने इसके बीच में जब भी बहस हुई उसके बाद जो डिसीजन दिया उसमें ये कहा गया कि 125 के तहत जो 125 जो बना है उसके अंदर जो कानून है उसके अंदर ये माना गया है कि इट इज टू प्रिवेंट वैग्रेंसी, ठीक है, एंड सब्सिस्टेंस के लिए दिया गया है कि कोई भी भूखा ना मरे और सबको जो उसके बच्चे हैं, जो उस पे जिनके लिए उन्होंने जिंदगी भर कमाया पेरेंट्स ने, उनको मेंटेन करें। उसने ये भी कहा कि हालांकि इसके अंदर अब अभी तक ये प्रोविजन नहीं है कि बहू को आश्रित माना जाए, पर जो विडो है उसकी जो हालत है, उसकी जो दुर्दशा है, ठीक है, उसको ख्याल रखते हुए आर्टिकल 15(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 39 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये माना कि ये डिसीजन जो है बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता, कभी भी किसी को भी ये अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो अपने जो आश्रित हैं, बूढ़ी सास है, उसे छोड़कर चली जाए और वो अनुकंपा लेती रहे, यानी जो बेनिफिट्स हैं वो ड्रॉ करती रहे जो हस्बैंड की स्टेट है या हस्बैंड के थ्रू जो उसको बेनिफिट्स मिले हैं। ये तो हुई बात इस डिसीजन को लेकर। कल से लेकर आज तक कुछ सवाल भी आए थे, तो अब समय है उन सवालों के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो बड़ा ही
इंटरेस्टिंग है, हालांकि इसमें मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने पूछा। और सवाल ये है, कैन एस्क्रो अकाउंट बी यूज फॉर सेटलमेंट इन मैरिटल डिस्प्यूट्स फॉर सेफ गार्डिंग बोथ साइड्स इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो समझते हैं एस्क्रो अकाउंट्स क्या होते हैं। एस्क्रो अकाउंट वो होते हैं कि किसी भी बैंक में एक अकाउंट खुलवाया जा सकता है कि जिसके अंदर एक अमाउंट रख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एस्क्रो। ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस द बैंक कैन रिलीज द अमाउंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक this is something which is worth exploring, and the person who has written this should explore this with the bank also, because I don't know whether banks will be agreeing to open a escrow account for settlement in family disputes. I don't know. And secondly, even if banks agree, would the court be willing to have it written in the divorce petition or not? So something which needs to be explored. But yes, things change. अगर ये आज तक ऐसा नहीं था तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद ऐसा नहीं हो सकता. इट कैन बी एक्सप्लोर्ड. और ऐसे ही जब चीज़ें एक्सप्लोर की जाती हैं तभी नए कानून, नई हाई कोर्ट की जजमेंट्स आती है. एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग. There is another query, and this query is from Hyderabad and by a practicing advocate. And he has asked, Sir, I am an advocate. I want to clarify as party in person. I want to appear as party in person to contest my case, where I am one of the accused. The trial court is asking for rulings for allowing party in person, which under which provision, and kept my petition pending for want of provision to allow me party in person. Please clarify, inform such provision. So, sir, as I understand, there is no bar for any person for appearing party in person. Right up to Supreme Court, people are appearing party in person. So, I think there is no need for any law or any ruling from any high court which is required. If this trial court does not allow you, you can go in revision and ask the permission from a session court or from the high court. Sometimes some courts don't allow party in person is because they don't think that the party is fit to argue. When I had my cases, I was not a law graduate, I was not knowing law, but I appeared in some cases party in person, and the courts more or less allowed me. They even allowed me to do the cross examination, everything. So there is no bar for appearing party in person. You need to explore. Maybe the practice is not there in your courts to appear party in person. That is why you have this question. So I have another question, and the question is: my salary increment take place every year in April. Will this affect maintenance to wife? More increments means more maintenance. Please guide. Of course, this person doesn't want to be named. So maintenance would be affected by the salary. Yes, more the salary, there are chances that the maintenance would be more. But please understand, when your salary increases, your taxations also increase. The income tax also increase. So do we stop the increments because we don't want to pay any more taxes? That would be a defeatist attitude. That would be a defeatist attitude. My aim always, or my advice always, is to increase your salary to such an extent, increase your income to such an extent that the maintenance which you are paying should not matter to you. More so, once the maintenance is fixed, the revision takes a long time. Unless the court has given 5%, 10% increase every month, every year, the maintenance revision takes a lot of time. It doesn't happen every year that after every increment, the wife can go to court and ask for increase in maintenance amount, because most of the maintenance amounts are not percentage amounts. Except in armed forces, it is never a percentage amount. So please, my advice to you is that you work towards increasing your income so that the maintenance amount stop pinching you. Now there is a question, sir. I want to file a dismissal application under so and so section in my 125 case. Ground is invalid marriage and unclean hands. This application is maintainable or not, and can be filed. Yes, this application is very much maintainable, and you can file this application stating that this is an invalid marriage and she has approached the court with invalid hands. But most of the times now family courts are asking that you take these as a preliminary objections and you file a complete reply to this. So please take advice from your advocate and do file this application. I have another query, and the query is, it is a bit longish query. I was falsely accused and slapped with the litigation under section so and so 498, of course. The police arrived at my residence, threatening me with inquiry without providing a copy of the FIR and informing me about the case number. This blatant disregard and procedure violated my rights under section 41A. As the litigation enters its trial phase, the absurdity of the allegations against me has become evident. My neighbor's testimony that he doesn't know me despite living the same neighborhood highlights the flaw in our justice delivery mechanism. My story sheds lights on plight of countless others who have been falsely accused and harassed. It is time we demand change and ensure our laws protect the innocent rather than perpetuating injustice. So I do agree that such kind of things do happen in our legal or justice delivery mechanism, and police are blatantly flouting 41A guidelines. But
please understand that whenever there is a uh, flout of this 41A, you can always approach court. And there has been instances, and I have guided people where they have, filed complaints to human rights commissions if there is any arrest. But I don't think that in this case there was any arrest which happened in this case. Maybe there was a little slight threatening and all. But yes, you can approach their seniors in the same department to see that such things don't happen, are not repeated by with other people. But yes, I agree that the laws which are there and the way they are being implementing, they are not protecting the innocent. They are rather perpetuating injustice. And we have been, all the men's rights activists have been talking about it. And now we have started going to media also, and media has also realized after the recent suicide cases which has happened. And media is also very sympathetic. But please understand that change of law is a very slow process and a gradual process. There was an application which was filed in the Supreme Court about asking for how to stop the misuse of 498A, but the Supreme Court dismissed this application very recently. That was day before yesterday only. So please understand that it is a gradual process. We have to keep it up. From my time in 2008 when I was arrested, and at that time every man used to get arrested, there has been a lot of relief. Now arrests are nearly negligible in pure 498A cases, but yes, there are multiple other sections added. So let's stick to our efforts till the time there is a change in circumstances, till the time there is a change in law. We have to keep working one by one, helping one person after another, and see that they can be saved. So that's about it for today. आज के लिए इतना ही। इसके मेरा आपसे फिर से एक अनुरोध है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हैं तो आप हमें हमारी टाइमलाइन में लिख सकते हैं, मेरे ट्विटर पे आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, या जो एक सहोदर की हेल्पलाइन है उस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।